आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोयम डैफोडिल्स है उसके क्वेश्चंस की। इस डैफोडिल्स की लाइन टू लाइन मतलब जो इसके पोयम के जो टेक्स्ट था उसे मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको। और अब इसके क्वेश्चंस हैं। तो डैफोडिल्स पे जो क्वेश्चंस वर्ड्सवर्थ ने के जो डैफोडिल्स है इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें मैं आप कराऊंगा। तो वहां पर अगर हम बात करें डैफोडिल्स की तो इसके 4 स्टेंजे हैं, 6 6 लाइन इसने इसमें लिखी है, 24 टोटल लाइन्स हो जाती है। और उसके अंदर वर्ड्सवर्थ ने नेचर को दिखाया है कि किस तरीके से ये एक ट्रेजर है, एक खजाना है। और बाय द हेल्प ऑफ नेचर वी कैन रिमूव अवर सैडनेस। हम अपनी सैडनेस को, लोनलीनेस को, अकेलेपन को हम नेचर के जो साइड्स होते हैं उनके माध्यम से दूर कर सकते हैं। वो बात उसने उसमें बताई थी, मैंने पोएम में आपको समझाई भी थी। तो आज करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो उसमें देख लेते हैं सबसे पहले डैफोडिल्स जो थी ये पोयम वर्ड्सवर्थ की, ये 1804 में लिखी थी, 1804 में। और 1807 में पब्लिश हुई है। पब्लिश की डेट अगर 1807 से पहले कोई पोयम वर्ड्सवर्थ लिखता है तो अपने उसी पोइटिक वॉल्यूम में पहुंच जाता है जहां पे उसने द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टू मिल्टन, रेनबो, बहुत सारी मतलब पोयम इसके अंदर लिखी है। पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इस वॉल्यूम को हम भूल नहीं सकते बिल्कुल भी। तो पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स में इसने डैफोडिल्स लिखी है वर्ड्सवर्थ ने 1804 में, और पब्लिश 1807 में हुई है। देयर वर 3 स्टेंजाज इन दिस एडिशन। लेकिन इसमें 4 स्टेंजे हैं कि जब शुरुआत में ये थी, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है इसका, कि स्टार्टिंग में 1807 में जब पब्लिश हुई थी तो 3 स्टेंजे थे इसमें। बाद में सेकंड स्टेंजा इसने बाद में जोड़ा, वो 10,000 वाला। और वो फिर इसका नेक्स्ट एडिशन जब पब्लिश हुआ तब उसके अंदर सेकंड एडिशन। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जिस तरीके से पैराडाइज लोस्ट पे क्वेश्चन होता है, ओरिजिनली जब पैराडाइज लोस्ट फर्स्ट टाइम आई तो उसके अंदर कितनी बुक थी। तो वहां पर जो बुक होती है 10 थी, बाद में 2 बुक्स और ऐड होती है। अब वो 2 बुक्स फिर ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वे टू कौन कौन सी, 11 और 12 नंबर जो थी वो किस में से। तो एक तो 10 नंबर ही तोड़ के बनाया गया था, और एक सेवंथ में से आधी मतलब उसमें से भी वो बुक भी आगे पहुंचा दी। तो सेवंथ स्प्लिट जो करी थी, सेवंथ और 10th करी थी। फिर वहीं से क्वेश्चन बनता है छोटी और बड़ी कौन सी है इस समय। तो सेवंथ वाली शॉर्टेस्ट हो गई क्योंकि उसमें से पार्ट चला गया था, और 9 नंबर थी वो लॉन्गेस्ट थी। तो ये कई क्वेश्चन पैराडाइज लोस्ट पे इस तरीके से बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डैफोडिल्स पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के बन जाता है, और पोयम में इस तरीके से नहीं है। इस पोयम में है तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये जब पोयम पब्लिश करी गई तो इसके अंदर 4 स्टेंजे की जगह ओनली 3 स्टेंजे थे। एक स्टेंजा, और वो भी कौन सा, ऐसे ही पूछ लेते हैं, वो सेकंड नंबर वाला स्टेंजा बाद में ऐड करा था इसमें। तो डैफोडिल्स, आप उस सेकंड नंबर स्टेंजा को हटा के भी देख लो पोयम, तब भी समझ में आ जाएगी। लास्ट वाला स्टेंजा होना जरूरी है। वही तो भाई, आप पोयम की तो आज इसमें एक स्टेंजा और बढ़ा दो आप, फिर डैफोडिल्स की कोई तारीफ सी करते हुए एक बीच में और अड़ा दो, तो उसमें बता दो कि भाई डैफोडिल्स ऐसे थे, और मैंने गया, मैंने हाथ लगाया, टच करा तो वो ऐसे लगे। वो कुछ भी बढ़ा सकते हो, पोइट है, पोइट तो पता नहीं कहाँ से क्या लिया है। तो वो तो उसकी, भाई वो उसकी खूबसूरती, वो कैसे लग रहे थे वो अच्छे, वो सब चीजें उसने बाद में एक और बढ़ाया। तो ये बात है इसमें। वर्ड्सवर्थ ने अल्टर्ड दिस पोयम मेनी टाइम्स, कई बार इसमें चेंजिंग करी है। बट द फाइनल वर्जन ऑफ दिस पोयम वाज पब्लिश्ड इन 1815 में, एक 1807 में, फिर 1815 में आया। देयर वर 4 स्टेंजाज इन दिस एडिशन। द सेकंड स्टेंजा वाज एडिड इन दिस एडिशन। इस एडिशन में सेकंड स्टेंजा जो था वो ऐड किया गया। तो ये था दूसरा, जो मतलब दूसरा नहीं था, बीच बीच में इसने इसमें वो कटिंग सेटिंग कई बार करी थी इसने वर्ड्सवर्थ ने। लेकिन आपको याद रखना, ये फाइनल स्टेंजा जो था, ये फाइनल जो पब्लिकेशन था इसका 1815 में, इसमें एक स्टेंजा पूरा का पूरा इसमें जोड़ दिया था, तो 3 की जगह 4 स्टेंजा। तो आपको ये फर्स्ट और लास्ट पे ध्यान रखना है। राइम स्कीम जो है इस पोएम की ABABCC है। द पोएम इज रिटन आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई है। तो टेट्रामीटर जो होता है वो, टेट्रामीटर के बाद में आता है आपका पेंटामीटर। तो ये 4 फीट वाला होता है, 8 सिलेबल्स होते हैं इसके अंदर। ये पोयम आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक होता है कि अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूँ। द पोएम डैफोडिल्स इज ए फाइन लिरिक बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी एक लिरिक है। जैसे रेनबो एक लिरिक था, लेकिन टू मिल्टन उसका एक सोनेट था। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस भी फर्स्ट सोनेट था विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो ये सोनेट हो गए। हालांकि किसी चीज का अगर आपको जॉनर ना पता लगे तो लिरिक, मोस्टली लिरिक तो गीत ही होता है, वो हो ही जाता है।
द इंस्पिरेशन ऑफ दिस पोएम की जो इंस्पिरेशन है, जो उसकी प्रेरणा थी डैफोडिल्स की, केम फ्रॉम ए वॉक। कहाँ से आई? जब एक वॉकिंग, वॉकिंग माने चल रहा था, वर्ड्सवर्थ, एक वॉक, उसका एक टहलना, विच वर्ड्सवर्थ टुक, जो वर्ड्सवर्थ ने वो वॉकिंग ली विद हिज सिस्टर डोरथी के साथ, अराउंड ग्लेनकॉइन बे। ये जिस जिस बे माने खाड़ी की बात हम करते हैं, जिस खाड़ी के साथ साथ उसके मार्जिन पे लगे हुए थे वे, तो उस खाड़ी का नाम है ग्लेनकॉइन। ग्लेनकॉइन बे थी ये, उल्स वाटर में जगह है इन लेक डिस्ट्रिक्ट में। तो उल्स वाटर लेक डिस्ट्रिक्ट जहां रहता था विलियम वर्ड्सवर्थ, अगर आपको लेक पोइट्स पूछने लगे कोई कि कौन है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी लेक डिस्ट्रिक्ट में रहता था, और एसटी कॉलरिज भी इसी में था, रॉबर्ट साउदी था। तो ये इनके तीनों के नाम लेक पोइट्स के नाम में आते हैं। ये तीनों एल्डर जनरेशन में भी आते हैं, रोमांटिक एज की। तो कभी भी ये भी क्वेश्चन कोई ज्यादा एग्जामिनर डीप पूछने लगे तो वो ये भी पूछता है कि व्हाई आर दे कॉल्ड लेक पोइट्स, व्हाई इज वर्ड्सवर्थ कॉल्ड लेक पोइट्स, क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे कारण ये होता है, ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। इस जिले का नाम लेक था। और अब आपसे कोई पूछे कि उसके जिले का नाम लेक क्यों था, क्योंकि वहां पर कई जिले थे, तो इसलिए उसे लेक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता था। तो यहाँ पर ये मतलब नाम आ गया उसका कि ये खाड़ी है, तो वहां की बात हो रही थी। तो वर्ड्सवर्थ को जो इंस्पायरेशन मिली थी, तो वो अपनी सिस्टर के साथ घूम रहा था, और तभी उसने उन्हें देखा, तो वो एक उसे इंस्पायरेशन मिली। द सब टाइटल ऑफ दिस पोएम इज, सब टाइटल तो खैर वो डैफोडिल्स तो नाम हो गया, जैसे रेनबो नाम है, भाई रेनबो के ऊपर रेनबो के बारे में जिक्र था, लेकिन नाम था माई हार्ट लीप्स अप। और इसी तरीके से ये डैफोडिल्स के बारे में है, तो डैफोडिल्स इसका नाम है, लेकिन सब टाइटल अगर हम इसका देखें तो वो पहली लाइन जो होती है, फर्स्ट लाइन को बना देते हैं, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। अब आपको लगता होगा यार ये क्या नाम है, डैफोडिल्स ठीक है, लेकिन फिर भी फर्स्ट लाइन जो होती है उसे टाइटल वर्ड्सवर्थ बनाता है। ऐसे ही उसने टू मिल्टन वाले में करा है, लेकिन उसकी तो दोनों बातें फर्स्ट लाइन ना होकर के, एक टू मिल्टन है, एक लंदन 1802 कर रहा था उसने। तो लंदन 1802 जो है वो एक तरीके से दिखाता है कि क्या स्थिति थी लंदन की 1802 में। टू मिल्टन मतलब वो मिल्टन को उसने एड्रेस करके लिखी है, मिल्टन के बारे में लिखी है, इसलिए उसका नाम टू मिल्टन भी है। तो उसके भी दो टाइटल है। टाइटल तो दो हो तीन हो ये याद करने होते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है हमेशा हर पोयम का, हर वर्क का, अगर किसी के दो या तीन टाइटल इस तरीके से होते हैं। डेफोडिल्स फ्लोवर है, ये पूछ लिया जाता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, येलो कलर के या गोल्डन कलर दोनों में से एक ही लिखा हुआ आएगा, तो आपको बताना है कि ये किस कलर के फूल है, अगर ऐसे पूछ लिया जाए आपसे। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सब बच्चे लगा के आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन पीछे भी नहीं हटने देते। द डेफोडिल्स आर लाइक ए ट्रम्प हॉर्न। डेफोडिल्स जो है यहाँ पर ऐसे दिखाया गया, ट्रम्प माने होता है जैसे विजय, और हॉर्न बजाना मतलब एक विजय की, जो जैसे बजाते हैं हम हॉर्न को, कोई जीत के आता है ना, वो घुमावदार जो हॉर्न होते हैं, तो जब राजा जीत के आते हैं तो उसे बजाया जाता है। तो यहाँ पे डेफोडिल्स, और वो क्यों बजाए जाते हैं अब आप समझो। जो राजा कोई शिकार पे जाते हैं, एक तो सुबह सुबह, तब उन हॉर्न को बजाया जाता है, या कोई जीत के आता है तब, वो इसलिए बजाए जाते हैं जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, पब्लिक पे, ठीक है ना। तो डैफोडिल्स जो है ना वो बिल्कुल ट्रम्प हॉर्न की तरह है, इसका मतलब पब्लिक पे एक मैसेज है। और क्या मैसेज है? कि हमें नेचर में ध्यान देना चाहिए, प्रकृति के दृश्य को देखना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति दुखी भी है तो वो नेचर के इन भाव को देख करके दुखी व्यक्ति का हृदय भी झूम उठता है। ये वाली बात वर्ड्सवर्थ बताने की कोशिश करता है, ये मैसेज भी है, थीम भी है, कि भाई अगर हम कभी भी जिंदगी में अगर कभी दुखी है और हमने नेचर की कोई दृश्य देख रखे है, तो हम उन्हें सोच करके अपने उस गम को भुला सकते हैं। द डेफोडिल्स वर ग्रोइंग नियर द लेक एंड अंडर द ट्री। ये कहाँ पे लगे हुए थे? तो ये झील के बराबर में लगे हुए थे, और पेड़ के नीचे थे, तो वहां वृक्ष थे उनके नीचे थे डेफोडिल्स। डेफोडिल्स वर डांसिंग एंड फ्लटरिंग इन द ब्रीज। जब हवा चलती थी, ब्रीज माने हवा होती है, भीनी भीनी हल्की हल्की हवा जब चलती थी, तो वे डांसिंग और फ्लटरिंग करते नजर आते थे। ये पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच भी है, और डांसिंग करते हुए और फ्लटरिंग, जैसे पक्षी फड़फड़ाते हैं पंखों को, फ्लटर करना उसे बोलते हैं, तो ऐसे करते हुए नजर आते थे। कब? जब हवा चलती थी, तो हवा में दिखाई देती थी। 10,000 सो आई एट ए ग्लांस, वो सेकंड स्टेंजे में बोलता है, 10,000 मैंने एक ही झलक में देख लिए। तो बहुत लंबी चौड़ी बात, मतलब बढ़ा करके बोलना चाह रहा है, तो हाइपर बोल है। तो फिगर ऑफ स्पीच भी यूज कर दी वर्ड्सवर्थ ने इसमें, सिमली, मेटाफर,
हाइपरबोल, सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज करता है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स, ये लगे हुए थे लगातार, जैसे स्टार लगे रहते हैं, ऐसे लगे हुए थे, जैसे स्टार के बाद स्टार के बाद स्टार होता है ना जब हम गैलेक्सी में देखते हैं। तो जैसे तारे होते हैं, वे तारे जो साइन चमकते हैं, ट्विंकलिंग टिमटिमाते हैं मिल्की वे में, गैलेक्सी में। तो जो आकाश गंगा में जिस तरीके से तारे दिखाई देते हैं ना, ऐसे ही एक के बाद एक के बाद ऐसे दिखाई दे रहे थे ये जो डेफोडिल्स थे। और सिमली था वहां पर, मिल्की वे इज यूज्ड फॉर गैलेक्सी। मिल्की वे का मतलब आपसे वो दूध वाला रास्ता, मतलब चारों तरफ दूध या प्रकाश होता है, तो उसे मिल्की वे भी बोल देते हैं, जिसे हिंदी में आकाश गंगा कह देते हैं, और इंग्लिश में गैलेक्सी कह सकते हो आप इसे। तो उसका जिक्र हुआ है ना स्टार के लिए, और फिर स्टार का कंपैरिजन कर दिया डैफोडिल्स से, तो डैफोडिल्स का स्टार से कंपैरिजन हुआ है। जॉयकंड कंपनी एक वर्ड आया था, वो क्या था कि भाई लहरें जो थी, झील में जो लहरें थी, तो लहरें का ऊपर को डांसिंग करना और इधर डैफोडिल्स का डांस करना, दोनों की कंपनी को जॉयकंड कंपनी बोला है। मतलब बड़ी खुशहाल संगति, दोनों तरफ आनंद ही आनंद, आनंदनीय संगति थी दोनों। इनका मतलब है बोथ स्पार्कलिंग चमकती हुई लहरें और डैफोडिल्स, दोनों के दोनों जो है ये जॉयकंड कंपनी है, खुशहाल संगति थी। दे फ्लैश, दे आया है डैफोडिल्स के लिए, लास्ट का स्टेंजा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, कि जब मैं अकेला होता हूं, जब मैं दुखी होता हूं, वर्ड्सवर्थ लास्ट में यही मैसेज देने की कोशिश करता है कि जब मैं पेनिसिटी मूड में होता हूँ, वैकेंट होता हूँ, अकेला होता हूँ, लोनलीनेस महसूस करता हूँ, जब भी कभी दुखी होता हूँ तो मैं लेट जाता हूँ अपने बिस्तर पर, और लेटने के बाद मुझे वे डैफोडिल्स दिखाई देते हैं जो मेरी अंतरात्मा पर चमकते हैं, और मेरा हृदय उनकी तरह ही डांस करने लग जाता है। इट मीन्स मेरी जो सैडनेस है वो रिमूव हो जाती है, मेरा लोनलीनेस भाग जाता है, और मैं उनके साथ ही डांस करने लग जाता हूँ। दे फ्लैश, वे चमकते हैं उस टाइम पर मेरी इनवर्ड आई पर, इनवर्ड माने मेरी अंतरात्मा पर, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये जो फूल है ना, ये अकेलेपन का आनंद है। मतलब अगर अकेलापन कहीं हो जाए, और यहाँ फूल से मतलब नहीं है, नेचर के किसी भी दृश्य से मतलब है, कि जब प्रकृति के जो दृश्य, चाहे वो रेनबो हो, चाहे वो पक्षी हो, कोई कुछ भी, तो वो जब मैं उन्हें देखता हूं ना, तो मेरा हृदय जो है ना वो झूम उठता है। तो कुल मिलाकर के दुख में भी खुशी जो आती है वो बाय द हेल्प ऑफ नेचर, यहाँ पर केवल मतलब डैफोडिल से नहीं है। अगर मान लिया हम डैफोडिल्स कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब तो फिर हम बेकार है हमारे लिए नेचर। वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स का जिक्र करा, आप चाहे कोई सा भी फूल देख आओ, या फिर कुछ पक्षी को देख आओ, चाहे आप कहीं नदी या कुछ भी, मतलब नेचर की कोई भी चीज देखो जो आपको अच्छी लगे, और कभी आप दुखी होते हो तो उनके बारे में सोच के आपका दुख खत्म हो जाएगा, ऐसा मानना है विलियम वर्ड्सवर्थ का। और यही मैसेज था वर्ड्सवर्थ का इस पोएम। द डेफोडिल्स जो है ये कंपेयर्ड, उनकी तुलना स्टार से हुई है। अगर आपसे कोई पूछे कि डेफोडिल्स का कंपैरिजन किससे किया है, तो स्टार से हुआ है। बिकॉज दे वर ग्रोइंग कंटिन्यूअसली, क्यों हुआ था? क्योंकि उनका जैसे वे लगातार थे, ऐसे ही डेफोडिल्स भी लगातार थे। तो क्रम से लगे हुए थे डेफोडिल्स, और फिर कंपैरिजन कर दिया स्टार से। जैसे मिल्की वे में, जैसे आकाश गंगा में, गैलेक्सी में स्टार चमकते रहते हैं ना, और एक के बाद एक के बाद एक, और खत्म नहीं होते, एवर एवर एंडिंग लाइन होती है। तो ऐसे ही ये भी ऐसे ही लगे हुए थे, और बिल्कुल इस तरीके से स्टार्ट किया। द पोइट्स हार्ट वाज फिल्ड विद हैप्पीनेस एट द साइट ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स की साइट पर जो पोइट का हृदय था, वो भरा हुआ था, फिल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी से भर जाता है, एट द साइट ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को देख करके पोइट का हृदय खुशियों से झूम उठता है। ये कहा कि भाई जब डैफोडिल्स एकदम दिखाई देते हैं, मतलब दिखाई देने से मतलब ये कि वो सोचता है जब उनके बारे में, और वे मेरी अंतरात्मा पे चमकते हैं, तो वो कह रहा है खुशी से भर जाता है। स्टार्टिंग में वर्ड्सवर्थ बताता है अपने बारे में कि आई वाज वॉन्डरिंग, वो फर्स्ट पर्सन यूज करता है, आई का यूज करता है, मैं तो घूम रहा था, वंडर कर रहा था, भटक रहा था, ऐसे जैसे कि क्लाउड घूमता है। द पोइट वाज वॉन्डरिंग अलोन, स्टार्टिंग में पोइट अकेला घूम रहा है, विदाउट पर्पस, कोई उद्देश्य नहीं है। एंड ही सो डेफोडिल्स एट वंस, और तुरंत ही उसने डेफोडिल्स को देखा। एट वंस, तुरंत ही, मतलब वो देख, मतलब उसका कोई टारगेट नहीं था किधर जाना है, उसे डेफोडिल्स दिखाई दिए। वही उसे इंस्पायरेशन है पोएम लिखने का। टॉसिंग देयर हेड्स, वे अपने सर को हिला रहे थे। अब उनका सर थोड़ी होता है, कोई हाथ पैर थोड़ी है उनके, तो वे हिला रहे थे, डांस कर रहे थे, ये सब पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, कह रहा मैं बार बार देख रहा था, जैसे मैंने अभी बताया था आपको इससे पहली वाली वीडियो में। एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा वर्ड होता है, वर्ड में भी लेटर,
और लेटर अगर कॉन्सोनेंट उसकी बार बार रिपीटिंग होती है तो वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। आई गेज्ड एंड गेज, जी का बार बार इसमें रिपीट होना एलिट्रेशन है। इसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और वे फैले हुए थे जो कभी खत्म ही ना हो ऐसी लाइन में। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, बे माने खाड़ी के मार्जिन पर, मतलब उसके बॉर्डर पर खाड़ी थी, उस खाड़ी में वो लंब जैसे मतलब दूर तक खाड़ी है, तो उसमें ऐसे ही वो लंबे ऐसे थे और बिल्कुल स्टार की तरह ऐसे थे। एवर मतलब उसमें नेवर एंडिंग, सॉरी एवर नहीं, नेवर एंडिंग लाइन में जो कभी खत्म ना हो। तो ये हाइपरबोल है, ऐसे कैसे हो सकता है लाइन खत्म ना हो, तो हाइपरबोल यूज कर रहे हैं। फ्लैटरिंग एंड डांसिंग, फड़फड़ा रहे थे जब हवा चलती थी, डांस करते हुए लगते थे ब्रीज में, हवा में। तो ये सब डांस करना और फड़फड़ाना होता है, पंख पंख फड़फड़ाते हैं जो पक्षी, तो उनसे तुलना कर दी, तो एक मतलब फ्लैटरिंग एंड डांसिंग कर दिया, पर्सोनिफिकेशन है, ये भी मानवीकरण कर दिया। डेफोडिल्स फ्लैश अपॉन द, लास्ट में वो बोलता है विलियम वर्ड्सवर्थ लास्ट स्टैंजे में कि डेफोडिल्स, जब मैं अकेला पेनिसिव मूड में होता हूं तो वे मेरी अंतरात्मा में, इनवर्ड आई, अंतरात्मा पे चमकते हैं, फ्लैश करते हैं पोइट की। व्हेन ही इज इन वैकेंट एंड पेनिसिव मूड, जब वो खाली और पेनिसिव दुखी मूड में होता है, तो तब वे पोइट की अंतरात्मा पे फ्लैशिंग करते हैं, और फिर जैसे ही वे फ्लैश करते हैं तो एकदम पोइट का हर्ट उनकी तरह ही डांस करने लग जाता है। इसका मतलब जब दुखी होता हूं मैं कभी, तो मैं उनके बारे में सोचता हूँ और मैं खुश हो जाता हूँ। तो एक तरीके से ये बताने की कोशिश वर्ड्सवर्थ की है कि जो ये साइट होती है नेचर की, जो दृश्य है, वे एक तरीके से ऐसा ट्रेजर है, खजाना है, जो कभी ना खत्म होने वाला, नेवर एंडिंग, मतलब वो कभी खत्म नहीं होता। और वो फायदा कहाँ करता है, जब कभी दुखी होते हैं तो उसमें काम आता है। एक तरह से आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे कि सपोज करो आपके पास कोई बैग है, कोई झोला ले लिया आपने, आप 20 दृश्य देख के आ गए। एक आपने कबूतर को देख लिया, एक आपने पहाड़ों को देख लिया, एक आपने ऊंट की सवारी कर ली, एक आपने सूरज निकलता हुआ देख लिया, एक आपने सूरज छिपता हुआ देख लिया, एक आपने पक्षी को चहचहाते हुए देख लिया, एक आपने फूलों को महकते हुए देख लिया, एक आपने रेत, जब जाते हैं ना रेगिस्तान वगैरह में, वहां पे रेत में जो ऊंट ऊंट का दौड़ना और सफारी करना, ये सब देख लिया, वहां के पक्षी देख लिए, और एक आपने बसंत ऋतु देख ली, एक आपने रेनबो देख लिया। तो ये जो सारी चीजें, एक आपने समुद्र देख लिया बहुत ज्यादा, एक आपने बर्फ पड़ती हुई देख ली, ये सब नेचर के दृश्य हैं। ये 20-25 दृश्य लिए और ये एक झोले में डाल दी। वो झोला क्या है, वो आपका हर्ट, आपकी मेमोरी आपने उसके अंदर डाल दी है। अब आप अपने घर आ गए, कभी भी जिंदगी में कोई सा भी दृश्य निकालो, और उस दुख, तो आप दुखी हो ना, और आप एक मस्त दृश्य के बारे में सोचने लगो, उसे निकालो, तो वो पोटली में से निकाला और वो हमारा दुख खत्म। और देखो सबसे बड़ी बात, उसे फिर उसी पोटली में रख दो, वो कभी खत्म भी नहीं होगा। मतलब एक तो ऐसा होता है, टैबलेट तो खत्म हो सकती है आपकी, ऑइंटमेंट खत्म हो सकता है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। ये दृश्य है, ये आपकी मेमोरी में फिट है। आज आप दुखी है, आपने अपना एक दृश्य निकाला रेनबो वाला, कि आपने कभी रेनबो देखा था और आप खुश हो गए, लेकिन वो रेनबो वाला दृश्य आज भी आपके इसमें रहेगा, बल्कि और ताजा हो गया, जब नेक्स्ट टाइम आएगा फिर दोबारा देख लो। तो ऐसे बोल रहा है कि भाई वर्ड्सवर्थ के अनुसार तो ये है नेचर, और यही इस पूरी पोयम की थीम भी है, और ये एक मैसेज है जो वर्ड्सवर्थ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कि भाई मैं अपने रीडर को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी आप दुखी हो, तो आप नेचर के जो आपने कभी, अब ऐसा तो है नहीं आप दुखी हो भाग के जाओगे और भाई देख के आओ नेचर को, ऐसा नहीं होगा। वो कभी देखा हुआ कोई दृश्य है, उसे सोचो, और आप उस दुख से, निवारण आपका, वो रिमूव हो जाएगा दुख, ये कहना है विलियम वर्ड्सवर्थ का। कभी कभी ये बात ठीक भी है, जब जो चीज हमें सबसे अच्छी लगती है, जब हम उसके बारे में सोचते हैं, तो प्रेजेंट का जो गम है वो दूर हो जाता है। तो नेचर में पहले आपको नेचर का लवर तो बनना पड़ेगा, और आपको वो बहुत अच्छा लगे सीन, तभी तो उसके बारे में सोचोगे, जैसे वर्ड्सवर्थ सोचता था। तो ऐसी बात वर्ड्सवर्थ बता रहा है कि भाई आप ये ऑइंटमेंट यूज कर सकते हो, और ये दुख को खत्म करने का इससे अच्छा तरीका कुछ और नहीं हो सकता। तो ये सोच है विलियम वर्ड्सवर्थ की। द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए क्लाउड, अपनी तुलना स्टार्टिंग में ही, वांडरिंग कर रहा हूं लाइक ए क्लाउड, मैं ऐसे घूम रहा हूं लोनली एज ए क्लाउड, जैसे कि एक बादल जो पहाड़ियों के और खाड़ियों के ऊपर घूमता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही। उसका भी कोई मंजिल नहीं होती, और मेरी भी कोई मंजिल नहीं थी,
मैं भटक रहा था तभी मैंने डैफोडिल्स देखे। द टोन जो है इस पोयम की, जो टोन है वो जॉयफुल है, और कैसी है, कंटेम्पलेटिव है, गहन चिंतन वाली, सोचने वाली। कंटेम्पलेट करना होता है चिंतन करना, सोचना। तो ऐसी है जॉयफुल, खुशी की तो है ही, और सोचने वाली भी है, जो जिसमें चिंतन करता है व्यक्ति। डेफोडिल्स आउटडिड द वेव्स इन कंपटीशन। कंपटीशन में से डेफोडिल्स ने उन लहरों को आउटडिड कर दिया, बाहर कर दिया। कंपटीशन क्या था कि कौन अच्छा लग रहा है। एक तरफ डेफोडिल्स थे, और एक तरफ वे लहरें थी जो कि चमक रही थी, और दोनों में डेफोडिल्स ज्यादा अच्छे लग रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे कंपटीशन से बाहर कर दिया। तो जैसे आपने पोएम पढ़ी होगी तो वहां से ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। द पोएम इज रिच इन इमेजरी। पोएम में इमेजरी बहुत है, चित्रात्मक वर्णन बहुत ज्यादा है। जब हम देखते हैं ना, जैसे अरे वे चमक रहे थे, वे टॉसिंग देयर हेड, अपने सर को हिला रहे थे, डांसिंग कर रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे, वेव्स लहरें, उनकी लहरें ऐसे चमक रही थी, और वे स्टार की तरह सब इमेजरी है ये। जब भी हम इस पोएम को आप पढ़ते होंगे तो एक माइंड में पिक्चर सी आती है, जब कोई आपको पढ़ाएगा तो एकदम चित्र से खींचते हैं, अच्छा ऐसे थे वे, तो वो इमेजरी होती है। जो लास्ट स्टेंजा है ना इस पोएम का, इंपोर्टेंट तो है ही वो एसेंस है, पूरा सार है, थीम है। एसेंस माने सार होता है, सार से मतलब थीम ही है, सेंट्रल आइडिया है पूरी पोएम का। इस स्टेंजे में पोइट ये इन्फॉर्म करना चाह रहा है कि दैट जो साइट होते हैं ना नेचर के, वे ट्रेजर की तरह है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कह रहा है वो खजाना है, विच नेवर एंड्स, जो कभी खत्म नहीं होता, पहली बात। और ये जो ट्रेजर है ना, ये तुम्हें खुशी देता है व्हेन यू आर डिसअपॉइंटेड इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में हताश हो, दुखी हो, परेशान हो, उस समय आप पड़े हुए हो, लेटे हुए हो, वहां पर आप अगर इन ट्रेजर को, इस खजाने के बारे में या इसके किसी एक पहलू या एक दृश्य के बारे में सोच करके आप अपने उस गम को भुला सकते हो। वर्ड्सवर्थ इज द सेंट्रल स्पीकर ऑफ दिस पोएम। वो इस पोएम का सेंट्रल स्पीकर भी है, विलियम वर्ड्सवर्थ, मतलब वही बोल रहा है। द वर्ड आई जो हुआ है यूज, वो उसी के लिए ही हुआ है, बार बार आई का फर्स्ट पर्सन यूज करता है। तो फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई पोएम है, आई का यूज करता है, मैं घूम रहा था, मैंने देखा, ये सारी चीजें तो वो आई यूज करता है। ये जो नेचर पोएम है, ज्यादातर तो वर्ड्सवर्थ की पोएम नेचर पोएम ही होती है, तो ये नेचर पोएम है। रेनबो पोएम है उसकी, वो भी नेचर पोएम है, लेकिन टू मिल्टन नहीं है। टू मिल्टन उसने एक तरीके से अपने देश के लिए लिखी है, तो वो बताता है, कंडीशन बताई है उसने अपने कंट्री की, तो वहां पर वो मिल्टन को एड्रेस करके लिखी है टू मिल्टन, वो अलग है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वो भी इसकी नेचर पोएम है। टेबल टर्न सब नेचर पोएम है। द एजुकेशन ऑफ नेचर, नेचर पोएम तो लिखता है लूसी ग्रे पे, सब पोएम नेचर पे है उसकी। इट इज अ नेचर पोएम, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ नेचर इन इट, इसमें नेचर का उसने अच्छा वर्णन करा है डैफोडिल्स का। देयर आर सिक्स sestets in this poem. A sestet has 6 lines. There are 36 lines in it. तो इसमें 6 स्टेंजे है। और कितने स्टेंजे, 6, कितने स्टेंजे थे इसमें, तो चलो मेरे हिसाब से तो इसमें 5 स्टेंजे पढ़ाए थे मैंने, 4 पढ़ाए थे, बाद में जोड़े थे इसने। तो देर आर 6 एस्टेट है इसमें। और इन दिस पोएम इस एस्टेट है 6 लाइन्स, देर आर 36 लाइन्स इन इट। 4 स्टेंजे तो कैसे, गलत हो गया शायद क्वेश्चन। चलो इसके में, हाँ 24 ही है इसमें, 4 स्टेंजे है, तो इसे करेक्ट कर लेना। तो 4 सेस्टेट है इसमें, और एक सेस्टेट में 6 लाइन्स है, तो 4 = 6, 26 होंगे ये। लिखने में प्रिंटिंग में दिक्कत होगी। ठीक है, यहीं तक थी ये।